अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद की दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ानों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भंवर पार्ट 16। तुमने गाजी शाह को एक मकड़ी की तरह अपने जाले में फांस रखा है। ये भी बड़ा मुश्किल काम है बेगम साईं कि किसी मर्द को इस तरह अपने काबू में कर लिया जाए, और मर्द भी गाजी शाह जैसा। बहुत मुश्किल हुई मुझे, बहुत मुश्किल हुई। जैसे एक बात मैं आपसे कहूँ, मुझे उस पर आमादा आपने ही किया। आप यकीन करो बेगम साईं, अगर आप मेरा हरूसी दिल से इस्तकबाल करते तो शायद मैं आपकी वफ़ादार और आपसे मोहब्बत करने वाली रहती। तुमने कभी अपने खून का कोई कतरा देखा है? अपने बदन से खून का एक कतरा निचोड़ देखो, उसका रंग भी गंदा होगा। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे खून में जो गंदगी शामिल है वो कभी साफ़ नहीं हो सकती। तुम्हारी नस्ल ही गलीज़ है। कहाँ से बात को शुरू करूँ, रहने दो। बहरहाल, एक बुरी औरत हो, बुरी औरत हो, बुरी औरत भला कभी किसी की वफ़ादार हो सकती है? हम चाहे तुम्हारा कितना ही अच्छा इस्तकबाल करते, लेकिन तुम इतनी ही गलीज़ रहती जितनी हो। गुड गुड गुड। खुली जगह में आप आकर तो आपकी ही ज़ुबान बहुत अच्छी खुल गई है। चलिए ठीक है, हारा हुआ जवारी तो शोर मचाता ही है। तुमने कैसे सोच लिया कैथराइन कि हम हारे हुए जवारी हैं? अरे हारे हुए जवारी तो तुम हो, जो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। अब ये तुम्हारी बुरी फितरत और तुम्हारी नस्ल की देन है कि अपने तौर पर तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तुम यहाँ से हार कर गए हो कैथराइन, अपनी मर्जी से नहीं गए। कैथराइन ने खिसाया हुआ कहकर हल्काया और बोली, ये तुम्हारे सोचने का फ़र्क है। कितना अरसा हो गया तुम्हें हमसे आज़ादी मिले हुए? 55 साल, पूरे 55 साल। क्या मिला तुम्हें इन 55 सालों में? कितनी तरक्की की तुम लोगों ने? तरक्की? क्यों तुम अंधी हो, तुम्हें नज़र नहीं आता कि हमने कितनी तरक्की की है? अपना सब कुछ रखते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे अखबारात तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज़ होता है। बेगम साईं, कर्ज़ में तरक्की की है तुम लोगों ने। अब बात समझ में आ गई। तुमने जो कुछ भी किया, लेकिन तुम्हें भगा कर हमने बहुत बड़ा काम किया। और बात सुन लो, जब तुम हिंदुस्तान पर हुक्मरान थे, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त भी तुम अली हैर मोहम्मद गोश्त में जूतों से पिटते रहे हो कैथराइन, और अब भी ऐसा होगा। बेफिक्र हो, अब भी ऐसा ही होगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि दिल मुराद मुमकिन है कभी मेरी और तुम्हारे दरमियान की जंग ख़त्म करा दे। मुमकिन है। नहीं बेगम साईं, नहीं, ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये दिल मुराद हमारे दिल की मुराद है, लेकिन जंग तो जारी रहेगी। वो मेरे और आपके दरमियान है, और मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि आपको रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन एक दुश्मन भी चाहिए होता है इंसान को, बड़ा ज़रूरी है। हाँ ठीक है, अच्छा एक बात तो बताओ कैथराइन, ये मेरी और तुम्हारी जंग में बेचारा मुकर्रम शाह क्यों आ गया? बड़े साईं, उनसे तो हमारा कोई झगड़ा नहीं। तो फिर तुमने उसका बेटा क्यों छीन लिया? क्या इसलिए कि तुम्हारी औलाद अली हैर मोहम्मद गोश्त का वडेरा बने? कैथराइन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, बेगम साईं, मैंने किसी का बेटा नहीं छीना। बाकी सारी बातें सीधा इराद में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा चलती हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई आपसे। आओ दिल मुराद। कैथराइन ने बच्चे को अपने आगोश में लिया और मुस्कुराती हुई वहाँ से वापस चली गई। काफ़ी फासले पर गादी शाह बहू के दरमियान होने वाली बातों को देख रहा था। फासला इतना था कि वो उन बातों को सुन नहीं सकता था। अलबत्ता जब कैथराइन उसके करीब पहुंची तो उसे देखकर चौंक पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जासूसी? नहीं कैथराइन, गादी शाह ने ठंडी सांस ली और बोला, असल में तुम लोगों के दरमियान इतने गहरे चक्कर रहे हैं कि मैं तो वो चकरा रहा हूँ चक्रों से। अब जब तुम्हें इस तरह आपस में मिलते जुलते देखता हूँ तो दिल को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। अपनी उस खुशी को कायम रखना चाहता हूँ मैं। बेगम साईं से बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। मेरा ख्याल है हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुतमईन हैं, कैथराइन ने हंसते हुए कहा। और गादी शाह भी खुश नज़र आने लगा। ये सब कुछ हो जाने से उसे काफ़ी खुशी का एहसास हुआ। उधर शर्जीला के पैरों में जैसे जान ही नहीं रह गई थी। वो शदीद गम और गुस्से से तप रही थी और एक असाबी तकलीफ़ का शिकार हो गई। पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ने उससे इस तरह गुफ्तगू नहीं की। बहरहाल इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि कैथराइन जैसी किसी औरत को अपने रास्ते से ना हटा सकती। उसका अपना एक मुकाम था, खुलकर कभी किसी से बात नहीं हुई। वो तो गादी शाह का मामला था, वरना शायद बहुत से लोग इस बात की पेशकश कर देते कि कैथराइन को ख़त्म कर दें। लेकिन शर्जीला
अभी इस तरह से कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी। बहरहाल वो इसी सोच में बैठी थी कि कहीं से दीन बख्श उसके पास पहुंच गया। शर्जीला ने उसको देखा तो दीन बख्श हाथ जोड़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। बड़ी बेगम साईं, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैथराइन साईं को इधर देखा। आपने हमें उनके बारे में जो कुछ बताया उसने हमें भी तशवीश का शिकार कर दिया, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप बड़े गुस्से में हो बेगम साईं। टांग अड़ाने वाली बात तो है, पर क्या करें, आपने हमें उसका मौका दिया। हम कुछ जान सकते हैं कि क्या हुआ? दीन बख्श, तुम ये समझ लो कि मैं इस आलम से गुजर रही हूँ जिससे मैं कभी नहीं गुजरी, बल्कि मैं तो महसूस कर रही हूँ कि इसे अपने करीब बुलाकर मैंने अपने आप पर जुल्म किया। दूर दूर रहकर कम अज़ कम मैं ज़हनी कोफत का शिकार तो ना होती। वो मेरे पास आती है और इस तरह की गुफ्तगू करती है कि मेरा दिल चाहता है कि उसे गोली मार दूँ। और ये भी हो सकता है दीन बख्श कि कभी किसी वक्त भी ऐसा कोई कदम उठा ही डालूँ। समझ रहे हो ना तुम दीन बख्श? ये औरत बेगम साईं, मुझे बहुत दुख हो रहा है बेगम साईं, आप उसके मुकाबले पर कमज़ोर पड़ रही हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ दीन बख्श, शर्जीला गर्रा कर बोली। मैं जानता हूँ आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आप ज़ाती तौर पर अंदर से कमज़ोर पड़ रही हैं। बेगम साईं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि सांप को गुस्से से नहीं लाठी से मारा जाता है। आप मुझे बताइए, आपका हाली गुस्सा किसी सांप को मार सकता है? नहीं बेगम साईं, नहीं। आपको हौसले से काम लेना होगा। वो अगर आपसे बदतमीज़ी करती है तो आप उसका जवाब इसी अंदाज में दें। लेकिन हंस हंस कर बेगम साईं, मैं तो एक मामूली सा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आजकल बड़े बड़े मुल्कों में सर्द जंगें चलती हैं, और ये सर्द जंगें किस कदर जानलेवा होती हैं आप ज़रा सोचो तो आपको अंदाज़ा हो। बेगम साईं, लाठी और बंदूक तक लम्हे में इस्तेमाल की जा सकती है और फैसला भी उसी लम्हे हो जाता है, लेकिन क्या फ़ायदा उस फैसले से? उसके जवाब में आप भी वही तरीक़ा कार इख्तियार करो जो उसने इख्तियार किया। बेगम साईं, हौसला, आप थोड़ी सी पिसपाई करो। अगर वो आपसे ऊंची ऊंची बातें करती है तो आपको ये जाहिर करना चाहिए कि आप झुक रही हैं। बेगम साईं, आप मेरी बात मान लीजिए, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ी हिम्मत और जुर्रत करके कह रहा हूँ, पर बेगम साईं यही बेहतर है आप जी उसके सामने बिल्कुल पिसपाई इख्तियार कर लो। और तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। दिल मुराद के लिए आप ऐसी मोहब्बत का इजहार करो कि जैसे आप हर लम्हा हर वक्त उसे देखने के लिए बेचैन रहती हो। कैथरान अगर बुरा भी कहे तो आप सब्र कर जाओ बेगम साईं, आप देखो तो सही आपको इस सब्र का फल कितना मीठा मिलता है। खुदा की पनाह दीन बख्श, खुदा की पनाह। मेरे तो दिमाग की चोलें हिलकर रह गई हैं। नहीं बेगम साईं, मुकाबला करें तो मजबूत असाब के साथ। मुझसे वादा करें कि अब आप इस नए खेल का आगाज़ करेंगी। शर्जीला ने आंखें बंद कर ली। दीन बख्श बदस्तूर आंखें झुकाए खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद शर्जीला ने आंखें खोली और बोली, ठीक है दीन बख्श, तुम देखोगे कि मेरे नए खेल का आगाज़ किस तरह होता है। अगर आप मुझे इस बात का यकीन दिला दे बेगम साईं, तो फिर मैं आराम से कराची चला जाऊँगा। कराची जा रहे हो? हाँ बेगम साईं, जो फ़ैसला किया उस पर अमल तो करेंगे। ठीक है, अब तुम आराम से जाओ, मैं मुतमईन हूँ, शर्जीला ने कहा, और दीन बख्श सर झुकाकर चला गया। मिर्ज़ा तारिक बेग और उनकी मिसेस सुल्ताना बेगम इस वक्त कोठी के लान में बैठे थे। चाय लगी हुई थी और दोनों खुशगपियाँ कर रहे थे कि एक इंतहाई कीमती स्पोर्ट्स अंदर दाखिल हुई और उसमें हैरत अंगेज़ तरीके से आलिया और दूसरी लड़कियाँ और लड़के नजर आए जो कार से नीचे उतर गए। मिर्ज़ा तारिक बेग हैरानी से उन्हें देखने लगे तो आलिया फहर से सीना ताने हुए उनकी तरफ चल पड़ी। तारिक बेग ने कहा, ये गाड़ी किसकी उठा लाए हैं ये लोग? पता नहीं, सुल्ताना बेगम ने बेपरवाही से कहा। बहरहाल वो लोग खामोशी से अपनी जगह खड़े हो गए और आलिया माँ बाप के पास पहुँच गई। हेलो आली, गाड़ी किसकी उठा लाए भाई? अपनी है पापा। अच्छा, क्या किसी इनामी मुकाबले में जीती है? इनामी मुकाबला? आलिया एकदम से हंस पड़ी। क्या किसी से पिस्तौल के बल पर छीन कर लाई हो? पापा, पिस्तौल मेरे पास कहाँ होता है। आपसे इतना कहती हूँ कि मुझे एक पिस्तौल का लाइसेंस दिलवा दीजिए। हरगिज़ नहीं जनाब, हरगिज़ नहीं। देखिए, आप खुद भी मुझे मुजरिम बना रहे हैं। मुजरिम? मिर्ज़ा साहब हैरत से बोले, तो और क्या, बगैर लाइसेंस का पिस्तौल रखूँगी तो कोई और अच्छी बात तो नहीं? जी नहीं, आप बगैर लाइसेंस का पिस्तौल बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर आपके पास से पिस्तौल बरामद हो गया तो याद रखिए, मैं सीधा सीधा आपको पुलिस के हवाले कर दूँगा। ठीक है बाबा, सोचूंगी इस बारे में भी। कार के बारे में तुमने फिर नहीं बताया? कहा ना अपनी मलकियत है पापा। तो तुम नहीं बताओगी? तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ, मिर्ज़ा बेग ने सूफ़ी दरख्शां, निशात और आलमगीर से कहा और चारों रिझकते हुए मिर्ज़ा बेग के पास पहुँच गए। किसकी कार है? मिर्ज़ा बेग ने उन सब से सवाल किया और सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या तुम लोग बदतमीज़ी के हद में नहीं दाखिल हो रहे? आलिया, तुम बताओ। डैडी, मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की है मुझे। आलिया ने कहा, दोस्त ने गिफ्ट की है? जी डैडी, गिफ्ट की है ये? जी डैडी, जी 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 जी। कौन है वो दोस्त? हाँ, शहज़ादा हुर्रम। शहज़ादा हुर्रम, यही नाम बताया था ना उसने अपना। वैसे कोई शहज़ादा ही इतनी कीमती कार किसी को गिफ्ट कर सकता है, लेकिन आलिया, मुझे नहायत अफसोस है कि तुम शरारत से निकलकर अब बदतमीज़ी की हद में दाखिल हो गई हो। मैं तुमसे सच पूछ रहा हूँ और तुम मुझे कहानियाँ सुना रही हो। बाय गॉड पापा, शहज़ादा हुर्रम ने मुझे ये कार गिफ्ट कर दी है। कौन है ये शहज़ादा हुर्रम, तुम मुझे बताओ। लड़कियों, तुम बताओ। जी वो सर के बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ। आलमगीर, तुम बताओ।
वो अंकल हमसे साहिल पर तफरीहात में मशगूल थे। आलिया घोड़े पर सवार हुई और उन्होंने घोड़े को चाबिक मार दिया। घोड़ा दौड़ने लगा और हम सब उनके पीछे दौड़े। काफ़ी दूर पहुँचकर घोड़ा रुक गया और घोड़ा रोकने वाला एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का था। लड़के से हमारी शनासाई हो गई। उसने आलिया की जान बचाई। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और चूँकि हम यहाँ से पैदल गए थे, आलिया जो घोड़े की शरारत से कुछ नर्वस हो गई थी, घर वापस आना चाहती थी। हम लोग घर वापस चल पड़े। इस सिलसिले में हमने इस नौजवान से मदद की दरख्वास्त की तो उसने हमें अपनी कार में बिठाया और ये उसी की कार थी। आलिया बीबी ने बस सहलाकर नहीं कह दिया कि इसी की गाड़ी बहुत अच्छी है। उसने हंसते हुए कहा कि ठीक है, आपको पसंद है तो आपकी नज़र। उसने मुझसे ये भी कहा कि कल सुबह को उठी आकर गाड़ी का ओपन लेटर ले जाऊँ। क्या? मिर्ज़ा तारिक बेग हैरत ज़दा अंदाज में बड़बड़ाए। फिर उन्होंने कहा 37-38 लाख की गाड़ी है, कोई मामूली कार नहीं। ये गिफ्ट कर दी उसने, जबकि कार बिल्कुल नहीं है। डैडी आप यकीन करें। बीबी मैं तो यकीन कर लूँगा, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, फौरी तौर पर पुलिस को इस बारे में इत्तला दे दीजिए। हो सकता है गाड़ी चोरी की हो। मैं इस दौर में ऐसे फराह दिल शहजादों का तस्वुर भी नहीं कर सकता। डैडी चोर तो ना कहें आप उसे, आप उन लोगों से पूछें, बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक था उसका। फिर उसने कोठी के बारे में बताया था। क्या नंबर था उसका? विकेट विकेट विकेट। ये कौन सा नंबर होता है? 111 डैडी। यूँ 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 यूँ। आलिया ने उंगली से 3 सीधी लकीरें बनाई। कोठी नंबर 111। फैज़, कोठी नंबर 111 में कौन रहता है? सर कोठी नंबर 111 में कुछ लोग थोड़े दिन पहले ही आए हैं। मुलाजमों की एक फ़ौज है, एक बुजुर्ग खातून और एक मर्द और एक नौजवान लड़का है, लावाबाली सा खूबसूरत नौजवान। कौन है वो, कहाँ से आए हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ब्लैक स्पॉट तुमने वहाँ देखी थी? सर बिल्कुल देखी, कि उसी कोठी की गाड़ी है और अभी बहुत सी गाड़ियाँ हैं वहाँ, एक से एक कीमती। फैज़ ने बताया। हैसियत वाले लोग मालूम होते हैं भाई। मैं तो डर रहा था कि कहीं ये कोई चोरी की कार ना हो। नहीं है बाबा, नहीं है। आप हर एक की इंसल्ट क्यों करने लगते हैं? अरे पागल हो तुम आलिया, 37 लाख रुपए की गाड़ी कोई किसी को ऐसे ही कैसे दे सकता है? क्या घपला है भाई? कुछ समझ में नहीं आता। वैसे सुनो, आज रात इस गाड़ी को यहीं रहने दो और सुनो आलमगीर, कल सुबह तुम चारों बल्कि 5 इसी गाड़ी में बैठ कर चले जाना और इस मजाक का उनसे शुक्रिया अदा करना और कहना कि भाई ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। गाड़ी को कोई नुकसान भी पहुंच सकता था डैडी, और अगर उसने ओपन लेटर साइन करके दे दिया तो बकवास मत करो, कह देना तुम उससे कि लाओ ओपन लेटर साइन कर दो। ओके डैडी ओके, ये बात तय हो गई। हाँ हो गई। मम्मा चाय नहीं पिलाएंगी आप? बैठो बच्चों, तुम अंदर आ जाओ, जाकर चाय वगैरह पियो, सुल्ताना बेगम ने कहा। और आलिया वहीं कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वो हंस कर नहायत मासूमियत के साथ माँ बाप को हुरम के बारे में बता रही थी। इसके अल्फाज में मासूमियत थी और बहुत सी जगह सुल्ताना बेगम ने चौंक कर अपने शोहर को देखा, लेकिन मिर्ज़ा तारिक बेग बेटी की मासूमियत से वाकिफ़ थे। वो गौर से सी बातें सुन रहे थे। चाय पीने के बाद आलिया अपनी जगह से उठी और अंदर की जानिब चल पड़ी। इस कोठी के उगबे हिस्से से एक बुजुर्ग आते नजर आए। मिर्ज़ा तारिक बेग जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अब्बू इधर कैसे निकल आए? सुल्ताना बेगम भी जल्दी से उठ गई। आने वाले बुजुर्ग शख्सियत सुल्ताना बेगम के वालिद नियाज़ुल्लाह की थी, जो एक इंतहाई ज़ईफ़ बुजुर्ग थे और अपनी बेटी के साथ ही रहा करते थे। 11 वक्त ज़्यादा इलाही में गुजरता और अपने कमरे में ही रहा करते, कभी कभी ही बाहर निकल कर आ जाया करते। इस वक्त भी उनकी आमद को एहतराम की निगाहों से देखा गया। मिर्ज़ा तारिक बेग ने उनके लिए कुर्सी खिसकाई। सुल्ताना बेगम ने उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। अब्बू कोई काम था तो हमें बुला लिया जाता, आपने क्यों तकलीफ़ की? क्यों मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई थी? नहीं अबू, ये आप क्या कह रहे हैं? भला हमें क्या तकलीफ़ हो सकती है? 3 काम अफजल तरीन है, किसी फासिक को राह रास्त पर लाना, जाहिल को आलिम बनाना और दुश्मन को दोस्त बनाना। बड़े ज़रूरी होते हैं और मेहनती और जफाकश की नींद चाहे वो कम खाए ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन माल की ज़्यादती साहिब माल को आराम से सोने नहीं देती। जी अब्बू, दोनों ने गर्दन झुकाकर कहा। बदकारों की सोबत से बचो, क्योंकि बुराई से जल्द मिल जाती है। जी, दौलतमंदों की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, ये एक ऐसी लंबी मस्ती है कि उसे बहुत देर से होश आता है। बुजुर्ग इस तरह की बातें करते रहे और दोनों एहतराम से इनकी बातें सुनते रहे। फिर बुजुर्ग ने कहा, बाहर का मौसम नहायत खूबसूरत है, मैंने सोचा कि तुमसे चंद बातें कर लूँ, सो आ गया, बस अब जाता हूँ। नहीं अब्बू बैठिए, चाय नहीं पियेंगे आप? नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, वक्त पर खाना पीना बेहतर होता है। ये कहकर बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और वापस उसी जानिब चल पड़े जहाँ से आए थे। दोनों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, वो अपनी धुन में मस्त रहा करते थे। बस जब कभी दिल चाहता किसी के पास आ जाते, उससे बातें करके वापस अपनी जगह चले जाते। उनका रवैया था। उनके जाने के बाद मिर्ज़ा तारिक बेग ने पुरतशवीश लहजे में अपनी बीवी से कहा, बात असल में ये नहीं है सुल्ताना कि किसी ने आलिया को कोई तोहफ़ा दे दिया। 30-35 लाख रुपए की कार इस तरह किसी की नज़र कर देना, मैं समझता हूँ कि हातिम ताई ही का काम हो सकता है। इस दौर में ये तो मुमकिन नहीं। तशवीश हो गई है। तशवीश? हाँ, वो क्यों? भाई तुम गौर करो मेरी पोजीशन क्या है। 1000 दोस्त 1000 दुश्मन। कोई आलिया को दाना डालकर मुझ तक तो नहीं पहुंचना चाहता। ये तमाम बातें सोचने की होती हैं। हाँ ऐसा तो है, आलिया को कल ही ये कार वापस कर देनी चाहिए। अगर वो शख्स 1 नंबर 111 में मौजूद है और अगर ये कार चोरी वगैरह की है और किसी हाथ वजह से यहाँ पहुँचाई गई है तो भी खतरनाक बात है।
हालांकि मुझ पर इस किस्म के दाव कारीगर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इंसान को मोहतात तो रहना चाहिए। आप जैसे मुनासिब समझे कल मैं उससे कह दूंगी। हाँ सुल्ताना, एहतियात तो हर हाल में बड़ी ज़रूरी होती है, आप फिक्र ना करें। दूसरे दिन सुल्ताना बेगम अपने किसी काम से 12 बजे के करीब निकल गई। मिर्ज़ा तारिक बेग तो मसरूफ़ रहते ही थे। शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक कार के सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। आलिया बिलाबाली फितरत की मालिक थी। मैच आ रहा था, मैच में मसरूफ़ रही और एक लम्हे के लिए टेलीविज़न के सामने से नहीं हटी। यहाँ तक कि कोई 3:30 बजे मैच ख़त्म हुआ तो उसने टेलीविज़न का पीछा छोड़ा और उठकर बाहर निकल आई। दरख्शां और सूफ़ी उसकी बेहतरीन दोस्तें थीं। दरख्शां भी कज़न थी और सूफ़ी भी कज़न थी, दोनों से बड़ी गाड़ी झनती थी। उधर लड़कों में दोनों किरदार बड़े मज़े के थे और आलिया उन्हें पसंद करती थी। निशात ज़रा बोदम किस्म का आदमी था और बाज़ औक़ात बड़ी अहमकाना बातें करता। उधर आलमगीर इतने ही तेज़ तरार थे, लेकिन दोनों अच्छे किरदार के मालिक से किसी बुराई का तस्वर उनके दिल में नहीं आता। 4:30 बजे जब मिर्ज़ा तारिक बेग वापस आए तो उन्होंने सुल्ताना बेगम से गाड़ी के बारे में पूछा। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मेरा ख्याल है आपकी हिदायत के मुताबिक आलिया ने वो वापस कर दी होगी। मालूम करो आप उससे, मुझे बताएं। मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, आज ज़रूरत से ज़्यादा थक गया हूँ, भाग दौड़ करना पड़ी। अभी आती हूँ। सुल्ताना बेगम आलिया के पास गई और उससे कहा, आलिया तुमने वो कार वापस कर दी? कौन सी कार मम्मा? जो कल तुम्हें तोहफे में मिली थी। अरे ओ माय गॉड, वो तो वहीं खड़ी है, मैं तो उसे भूल ही गई। तो नहीं वापस की तुमने? मम्मा प्लीज़ आपको बता रही हूँ, आप मैच आ रहा था और मेरी फेवरेट टीम खेल रही थी, कमबख्त हार गई। खुदा उन्हें गारत करे, खुदा उन्हें गारत करे या ना करे, लेकिन तुम हम लोगों को गारत किए बगैर नहीं रहोगी। क्या कहा था तुम्हारे पापा ने तुमसे? मम्मा आप तो डांट रही हैं मुझे, बताती हूँ जाकर। सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा और शोहर के कमरे की तरफ चल पड़ी। मिर्ज़ा तारिक बेग लिबास वगैरह तब्दील करके सोफे पर बैठे थे। सुल्ताना बेगम वापस पहुँच गई। हाँ क्या हुआ? मिला वो 111 नंबर कोठी में गई ही नहीं है साजजादी। क्या मतलब? मैच था ना आज, तो फिर लगी हुई थी मैच में, इसका मतलब है कि कार वापस नहीं गई। जी हाँ भाई, ये तो बुरी बात है। हैर उसे बुलाओ और कहो कि जाकर कार वापस कर आए, उसे किसी कीमत पर ना ले, और अगर 111 नंबर कोठी से उसका ताल्लुक ना हो तो वापस आ रहे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और कोई बहाना बना दूंगा। जाती हूँ, सुल्ताना बेगम ने कहा और वापस चली गई। आलिया के पास पहुँच उसने कहा, आलिया क्या कर रही हो तुम? मम्मा तैयारियाँ कर रही हूँ, अभी जाती हूँ और कार वापस कर आती हूँ। हाँ ऐसा करो, सूफ़ी वगैरह को भी साथ ले जाओ। अगर वो कोठी नंबर 111 में मिल जाए तो उसका शुक्रिया अदा कर देना और कहना कि तुम्हारे वालिदैन ने वो कार कबूल नहीं की, वो इस तरह के तोहफे पसंद नहीं करते, लेके जाओ। जी मम्मा, आलिया ने कहा। सूफ़ी, दरख्शां, निशात और आलमगीर तैयार हो गए। उन्हीं के साथ ये सारा खेल हुआ। चनाचे आलमगीर ने एक और कार ली जिसे वो अकेले ड्राइव करता हुआ कोठी नंबर 111 में चल पड़ा। उधर आलिया खुद वो स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रही थी और दिल से इस बात की कायल थी कि क्या ही शानदार कार है। कोठी नंबर 111 के सामने उन्होंने हारन बजाया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों गाड़ियां आगे पीछे अंदर दाखिल हुई। अंदर एक हाउसकीपर ने उनका इस्तकबाल किया। शहज़ादा हुर्रम से मुलाकात करनी है। शहज़ादा साहब तो मौजूद नहीं, आउटिंग के लिए गए हैं। अरे कहाँ गए हैं आउटिंग के लिए? इसी वक्त हिमायत शाह और आदिला शाह किसी काम से बाहर आए, उन लोगों को देखकर चौंक पड़े। शहज़ादा हुर्रम ने मुख्तसर अल्फाज में इस गाड़ी के बारे में बताया था जिसे वो किसी को तोहफ़ा दिया था, बल्कि बराह रास्त शहज़ादा हुर्रम ने या अली हैर मोहम्मद ने उन्हें नहीं बताया, बल्कि ये तफसील उसने उसाफ़ को बताई थी और उसाफ़ ने उन दोनों को। बात इसलिए बेहतरीन थी कि असल काम ही ये था और असल काम में से ये तीनों अफराद वाकिफ़ थे, यानी उसाफ़, हिमायत शाह और अलीला शाह। बहरहाल अब इस वक्त एक मुनासिब अदाकारी करनी थी। सिर्फ गाड़ी के ज़रिए उन दोनों ने आने वालों को पहचाना। इसी वक्त आलमगीर आगे बढ़ा। उसने मोहतब लहजे में कहा, माफ़ी चाहते हैं अंकल, इस तरह आपकी कोठी में दाखिल हो गए। क्या हमारी मुलाकात शहज़ादा हुर्रम से हो सकती है? आइए बेटे बैठिए। शहज़ादा हुर्रम तो शायद साहिल पर गए हैं, ये उनका बेहतरीन मशगला है। वो अक्सर साहिल या समंदर पर वक्त गुजारते हैं। बस कुछ ऐसे ही मामलात हैं उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता, जिसकी वजह से उन्हें साहिल बेहद पसंद है। सबकी सब चारों तरफ निगाहें घुमाकर इस आलीशान कोठी को देख रहे थे, जिसकी एक झलक ही देखकर ये अंदाज़ा हो जाता कि वो अपनी मिसाल आप है। आलिया ने आगे बढ़कर कहा, अंकल आप शहज़ादा हुर्रम की कौन है? बेटे वैसे तो मैं उनका चचा हूँ और ये चची, लेकिन हकीकत ये है कि हम उनके सरप्रस्त हैं। सरप्रस्त? हाँ। और उनके वालिदैन वो नहीं है, दोनों इंतकाल कर चुके हैं। आप लोग आइए बैठिए थोड़ी देर हमारे साथ। अंकल माफ़ी चाहती हूँ और एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आलिया ने आगे बढ़कर कहा, बेटे आप बैठे तो सही, आप आई हैं, यकीनन आप शहज़ादा हुर्रम की शनासा होंगी। अंकल आप इस गाड़ी को पहचानते हैं? हाँ पहचानता हूँ। आपने नहीं पूछा इस बारे में कि ये हमारे पास क्यों है? नहीं, ये बात हमारे इल्म में आ चुकी है। शहज़ादा हुर्रम ने ये किसी को गिफ्ट कर दी है, यकीनन वो आप लोग होंगे। फिर भला पूछने का क्या सवाल है? आलिया ने सूफ़ी और दरख्शां की तरफ देखा तो आलमगीर जल्दी से बोला, क्या शहज़ादा हुर्रम इसी साहिल पर होंगे जहाँ पिछले दिन वो हमें मिले थे? शायद वही जगह उसे पसंद है। क्या वो किसी गाड़ी पर गए हैं? हाँ, सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार। वो स्पोर्ट्स गाड़ी रखने की शौकीन है। अभी तो कुछ नहीं, आप लोग देखिए कि कुछ दिन के बाद यहाँ 4-6 गाड़ियाँ और खड़ी होंगी। वो किसी एक गाड़ी को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आओ चले, बैठो चलते हैं। बैठेंगे नहीं आप लोग?
नहीं अंकल, आएंगे, दोबारा आएंगे, आपके साथ चाय पियेंगे। इस वक्त ज़रा शहज़ादा हुर्रम से मुलाकात करनी है, आलिया ने कहा और सबके सब गाड़ी की जानिब बढ़ गए। गाड़ी स्टार्ट होकर बाहर निकल आए, सबके चेहरे सोच में डूबे हुए थे। बाहर निकलते ही सूफी ने कहा, क्या बात है, राजमहल ही मालूम होता है, क्या इस दौर में भी वाकई शहजादों का वजूद है? शहजादे, आलिया ने एक तंज़ी आवाज़ निकाली, फिर बोली, हाँ असल में शाहों की तादाद आजकल इतनी बढ़ गई है कि शहजादे भी गली गली मारे मारे फिरते हैं। अरे क्या बात है, तुम्हारे अंदाज में कुछ तंज पैदा हो गया? बिल्कुल नहीं, जिस शख्स से शहज़ादा कहा जा रहा है वाकई वो अपनी शान शौकत और हैसियत से शहज़ादा ही मालूम होता है। मुझे उससे एहतलाफ़ नहीं, इसलिए नहीं कि उसने एक कार मुझे गिफ्ट कर दी, बल्कि हकीकतन बाज़ शख्सियतें अपने नाम की तफसीर होती हैं। वैसे सबका तजुर्बा फेल साबित हो गया, क्या इस कोठी में आने के बाद भी शहज़ादा हुर्रम के बारे में कोई शुबा रखा जा सकता है कि ये कार चोरी की होगी? अब तो उसकी तस्दीक भी हो गई है। शख्सियत वाकई पुरअसरार और कितने बड़े दिल की मालिक है। ये शख्स न जाने कितनी बड़ी हैसियत रखता होगा। वैसे हमें इन बुज़ुर्गों से इसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात मज़ीद हासिल करनी चाहिए थी। खैर ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, हम उनसे राह और रस्म बढ़ाएंगे। जो शख्स किसी को दोस्ताना तौर पर एक कितनी कीमती कार गिफ्ट कर दे, वो नज़रअंदाज करने के काबिल तो नहीं होता। और फिर अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम भी मामूली हैसियत के लोग नहीं। वैसे ये कार उसे वापस कर देनी चाहिए। मैं भी यही कह रही थी, मजाक अपनी जगह, लेकिन बहरहाल पहली ही मुलाकात में हम किसी का इतना कीमती तोहफ़ा कबूल नहीं कर सकते। आलिया ने भी निशात के लफ्ज़ों की तस्दीक की। फिर वो लोग उस जगह पहुँच गए जहाँ पिछले दिन शहज़ादा हुर्रम से मुलाकात हुई। सुर्ख रंग की एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स कार उन्हें एक तरफ खड़ी नजर आ गई। फिर निगाहें दौड़ाने से शहज़ादा हुर्रम भी नजर आ गया। एक खूबसूरत जॉगिंग सूट में मलबूस खड़ा हुआ समंदरों की लहरों को देख रहा था। आलिया के मुंह से बेएहतियात आवाज़ निकल गई, वो रहा। फिर उनकी स्पोर्ट्स कार साइड पर ऐसी जगह जाकर रुकी जहां वो दूसरी गाड़ी पर मौजूद थी। शहज़ादा हुर्रम की निगाहें उनकी जानिब उड़ गई और फिर उसके होंठों पर एक शनासा मुस्कुराहट फैल गई। उसने इस्तकबाली अंदाज में गर्दन उठा हम की और ये लोग गाड़ी बंद करके नीचे उतर गए। हेलो शहज़ादा साहब, आलिया ने कहा और अपने हाथ उसे मुसाफिर के लिए आगे बढ़ा दिया। शहज़ादा हुर्रम ने बड़े एहतराम से ये हाथ अपने हाथ में ले लिया। आलिया ने उसके हाथ पर अपनी गिफ्ट कायम कर दी ताकि दूसरों से हाथ ना मिला सके। ये उसकी खुद गर्जाना कोशिश थी। सबने हेलो कहा और बात ख़त्म हो गई। आप अक्सर तन्हा ही नज़र आते हैं, आलिया कहने लगी और हुर्रम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जो जैसा होता है उसे वैसा ही नज़र आता है। बस आलिया, मैं तन्हा नज़र आता हूँ, मगर आप तन्हा क्यों हैं? अजीब सा सवाल है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। नहीं, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में रखे, ये मैं क्यों पूछूँ? बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ मटर गश्त कर रहे हैं? बस आपको तलाश करते हुए यहाँ तक आप पहुँचे, मुझे तलाश करते हुए? बिल्कुल। और कहाँ तलाश किया आपने मुझे? आपकी कोठी पर। क्या आप लोग कोठी गए थे? हाँ। ओहो, मुझे क्या मालूम था कि आप इस तरह वहाँ आ जाएंगे, वरना मैं आपके इस्तकबाल के लिए वहाँ तैयार होता। नहीं, भला तैयारियों की क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत करीबी पड़ोसी हैं, कभी किसी भी वक्त एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग मेरे घर आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वाकई आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपके अंकल और आंटी भी मिले थे। अच्छा, उनसे मुलाकात हो गई आपकी? आपकी कोठी बेहद शानदार है। आपकी नज़र? शहज़ादा हुर्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ये क्या अजीब बात है? पसंद आने वाली किसी चीज़ का ये मतलब तो नहीं कि उस पर कब्जा जमा लिया जाए? दरख्शा हंसकर बोली, फ़र्ज़ कीजिए आलिया आपसे कह दे कि आप उसे पसंद हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? यही कि आपकी नज़र? लो आलिया, तुम्हारे तो ऐश हो गए। दरख्शा बेतकल्लुफ़ी पर उतर आई, लेकिन आलिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, दरख्शा कभी कभी बात कहने से पहले उस पर गौर कर लिया करो। ये बात शहज़ादा हुर्रम ने तो नहीं कही, तुमने कही है। अरे सॉरी। वैसे शहज़ादा साहब, आप बेइंतहा फ़राग दिल हैं, लेकिन इस तरह तो लोग आपके साथ बदतमीज़ी और बुरा सलूक कर सकते हैं। वो क्यों? लोगों को अगर ये मालूम हो जाए कि आप इस तरह हर किसी को पसंदीदा चीज़ उसके हवाले कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है लोग आपके कपड़े तक उतार कर ले जाएंगे। शायद ऐसा नहीं, हर चीज़ हर किसी को तो नहीं दी जा सकती। शहज़ादा हुर्रम ने आलिया को देखते हुए कहा, और न जाने क्यों आलिया जो बहुत तेज़ तरार थी, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी फूट पड़ी। फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर कहा, चलिए ठीक है, मगर दूसरों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। आपका बेहद शुक्रिया। अब्बा, ये कार आपको वापस करने आई हूँ। क्यों, मुझसे कुछ गलती हो गई? कोई ऐसी बात मेरी ज़ुबान से निकल गई जिसने आपको ये अमल करने पर मजबूर कर दिया? अरे नहीं, कल की बात तो मजाक की बात थी, लेकिन इतनी कीमती कार इस तरह तो नहीं दी जा सकती। आप प्लीज़ इसकी वापसी की बात दोबारा ना करें, मुझे दुख होगा। नहीं जनाब, ये कैसे मुमकिन है? मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकती। ये आपकी कार की चाबी नहीं आलिया साहिबा, मेरा एक असूल है। शहज़ादा हुर्रम की संजीदा आवाज़ उभरी, क्या कोई चीज़ जब मैं किसी को दे देता हूँ तो फिर उसे वापस नहीं लेता? ये आपको वापस लेना होगी, आपकी चीज़ है। मैंने अर्ज़ किया ना, मेरी निगाहों में वो मेरी अपनी चीज़ नहीं रहती, और अगर ऐसा हो और वो मुझे दोबारा नज़र आ जाए तो मैं उसे ज़ाया कर देने पर गौर करूँगा। नहीं शहज़ादा साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी कीमती चीज़ें, भला इसके जवाब में आपको क्या दे सकूँगी? अभी आपने एक बात कही थी, क्या? आपने कहा कि आप तन्हा क्यों हैं? हाँ कहा था, और जवाब में मुझे अपनी कुर्बत दे सकते हैं आप। सब लोग मेरे दोस्त बन सकते हैं, इससे कीमती तोहफ़ा मेरे लिए और क्या होगा? आप यकीन कीजिए, हम आपके दोस्त हैं, और अगर आप हमें इस काबिल समझते हैं कि हम आपके साथ नज़र आया करें, तो फिर कल से शाम में साथ साथ ही साहिल पर गुजारा करेंगे। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
لیکن آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ کیا؟ یہ گاڑی آپ واپس لے لیجیے۔ میں نے عرض کیا، نہ دی ہوئی چیز میں کبھی واپس نہیں لیتا، یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن کسی کی چیز لینا ہماری بھی فطرت کے خلاف ہے۔ عالیہ نے کہا، جی ظاہر ہے، فطرت تو فطرت ہوتی ہے۔ براہ کرم آپ کی چابی قبول کر لیجیے۔ لائیے، شکریہ۔ ویسے اس کار کی خصوصیات تو آپ کو معلوم ہوں گی، یہ آٹو پائلٹ بھی ہے۔ آٹو پائلٹ؟ جی، یعنی یہ کہ جس طرح ایک ہوائی جہاز آٹو پائلٹ ہوتا ہے، اسے آٹو پائلٹ کر کے پائلٹ کو فرصت ہو جاتی ہے، اس طرح یہ گاڑی بھی آٹو پائلٹ ہے۔ آپ اس سے کلچ دبا کر اسے اپنی پسند کے گیئر میں ڈال دیں، اس کے بعد یہ آٹو پائلٹ آن کر دیجیے۔ اگر آپ ایکسیلیٹر پر موجود بھی نہیں تو یہ اپنی رفتار قائم رکھے گی۔ واقعی ہمیں یہ بات تو معلوم نہیں تھی۔ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، شہزادہ خرم نے کہا، اور کار کو باہر ہی کھڑے کھڑے اسٹارٹ کر دیا اور اس کے کلچ دبا کر اسے گیئر میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر اس نے اسے آٹو پائلٹ کر دیا۔ گاڑی سیکنڈ گیئر میں تھی، وہ تیزی سے آگے بڑھی، رخ سمندر کی جانب تھا۔ ابھی وہ لوگ سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ گاڑی برق رفتاری سے بڑھتی ہوئی پانی میں داخل ہوئی، اور وہ سب چیخ پڑے، ارے ارے ارے، یہ کیا؟ لیکن یہ کیا اور وہ کیا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ گاڑی رفتار پکڑتی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ گہرے پانیوں میں گم ہو گئی۔ عالیہ نے غمزدہ لہجے میں کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا شہزادہ خرم؟ کچھ نہیں، میں نے آپ کی فطرت کو داغدار نہیں کیا۔ آپ کسی کا تحفہ قبول کرنے کی قائل نہیں، لیکن میں نے اپنی فطرت کو بھی داغدار نہیں کیا کہ میں دی ہوئی چیز اپنے پاس رکھتا نہیں۔ یہ اپنے صحیح مقام پر پہنچ گئی ہے، وہ سب غم میں ڈوب گئی، اتنی قیمتی، اتنی خوبصورت کار اس طرح سمندر کی نظر ہو گئی، اور اب شاید کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کو بلوا کر اسے پانی سے نکلوانے کی کوشش کی جائے، لیکن کیا پتہ اس کوشش میں بھی کامیابی ہو یا نہیں، اور ظاہر ہے یہ کام یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ سب سکتے کے عالم میں ڈوبے کھڑے رہے۔ تب شہزادہ خرم نے کہا، ہمیں اپنی فطرتوں کا خیال رکھنا ہوگا، دوستی کے لیے ضروری ہے۔ میں نے آپ سے درخواست کی، آپ نے میری درخواست قبول نہیں کی۔ اگر آپ اس وقت آپ اسے تحفتاً قبول نہ کرتے تو شاید میرے لیے اس قدر ناخوشگوار نہ ہوتی یہ کار۔ لیکن اب آپ دیکھیے نا، تحفے کی واپسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے نفرت کا اظہار کر دیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، کاش آپ اتنی جلد بازی نہ کرتے، کاش آپ ضرور مجھ سے بات کہتے کہ عالیہ کتنی اچھی کار تھی، بس کہ ڈیڈی، میرا پاپا، نہیں ڈیڈی کو برا نہ کہیں، یہ پاپا، ڈیڈی، ابو اور ابا نام کی چیز بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے، مثال یہ کاش آپ کو اس کا احساس ہوتا۔ شہزادہ خرم کی آواز میں درد گھل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی، عالیہ متاثر لہجے میں بولی۔ جی کیا؟ یاد دلا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ جس وقت ہم آپ کی کوٹھی پر پہنچیں گے، اگر آپ وہاں ہوتے تو ہماری خاطر مدارت کرتے۔ ہاں، یہ کام تو اب بھی کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اپنے سمندر کی تفریح چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں، مطلب شام کی چائے پئیں گے، اور وہ بھی آپ کی کوٹھی میں۔ کیا واقعی؟ آئیے، آپ لوگ آئیے پلیز۔ اور پھر شہزادہ خرم انہیں اپنی نئی اسپورٹس کار میں لے کر کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ سب کے دل رنج و ملال میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عجیب انسان تھا، اتنی قیمتی چیز اس نے اس طرح ضائع کر دی، لیکن اس کی پیشانی پر کوئی شکن تک نہیں آئی۔ آخرکار وہ کوٹھی نمبر 111 میں داخل ہو گئے۔ شہزادہ خرم انہیں ساتھ لیے ہوئے کوٹھی میں داخل ہوا، پھر اس نے کہا، آئیے میں آپ کو اپنی کوٹھی دکھا دوں۔ وہ اس قدر عالیشان کوٹھی جو بیش قیمتی اشیاء سے آراستہ تھی۔ شہزادہ خرم واقعی ایک دولت مند نوجوان تھا۔ پھر وہ ایک جگہ آ بیٹھے تو شہزادہ خرم نے اس سے کہا، اب میں چائے کا بندوبست کرتا ہوں، تھوڑا سا خود جانا پڑے گا، آپ پلیز بہت زیادہ تکلیف نہیں کریں۔ دیکھیے، میرا گھر ہے، مجھے یہ احساس قائم رکھنے دیجیے کہ یہ واقعی میرا گھر ہے اور آپ میرے مہمان ہیں۔ بابا، آپ سے کچھ کہتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے، نشاط نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر افسوس سے بولی، ہاں، اتنی قیمتی کار اس طرح سمندر کی نظر کر دی گئی، کتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ شہزادہ خرم مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نہیں بابا نہیں، یہ تو بڑی سرپھری چیز ہے، واقعی بہت سرپھری چیز ہے، عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے۔ میں تو پھر یہی بات کہوں گا کہ اس کی دولت کا کیا ٹھکانہ، کوئی حد بھی نہیں۔ میرے خیال میں اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنا بھی خطرناک ہی ہوگا۔ ہاں، جس طرح کا وہ انسان اس کے تحت تو مشکل ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان بزرگوں سے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسا کرنا، ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہیں، اور پھر جب وہ ہمیں مل جائیں گے تو عالیہ، تم ان سے ایک بار پھر فرمائش کرنا کہ وہ تمہیں اپنی کوٹھی دکھائے، پھر ہم ان بزرگوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ عالمگیر نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، عالیہ بولی، ویسے ذرا خیال رکھنا، الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے، توبہ توبہ، اتنی قیمتی کار غرق کر دی، اب اسے نکالنے کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ بھائی ممکن ہی نہیں، سمندر میں گر کر کوئی چیز واپس نہیں نکالی جا سکتی۔ نشاط بولا۔ وہ لوگ باتیں کرتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ خرم واپس آ گیا۔ پھر وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے، لیکن جان بوجھ کر کسی نے ان بزرگوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ چائے لگا دی گئی ہے، اور وہ اس عالیشان ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئی، جس کی میز ہی کم از کم 25 آدمیوں کے بیٹھنے کی سائز کی تھی۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کی میز، جس پر سونے کی ڈیکوریشن پیس سجے ہوئے تھے، اور اس کے بعد میز اس طرح بھری ہوئی تھی کہ جیسے باقاعدہ ایک پوری پارٹی کا بندوبست کیا گیا ہو۔ واقعی شہزادہ خرم، آپ شہزادے ہی ہیں۔